हेलो साथियों, परिणाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव त्रिपाठी आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ यूपी पेट के संदर्भ में। यूपी पेट जैसा कि आप सब जानते हैं अपने यहाँ एग्जाम होने वाला है और यह एग्जाम 6 और 7 सितंबर को होने वाला है। तो अगर आज से हम देखते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। मोटा-माटी अगर आप देखकर चलेंगे तो लगभग 15 से 16 दिन का समय हमारे पास बचता है। आज से हम अगर अपनी तैयारी को एक अच्छा मुकाम देना चाहते हैं, एक अच्छे तरीके से उसको रिवीजन करके फाइनल करना चाहते हैं, तो आज से आप हमारे साथ जुड़िए। मैं डेली आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा, है ना? और इस एक वीडियो से मेरी यह कोशिश होगी कम से कम एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाए। देखिए, यूपी पेट का जो सिलेबस है बिल्कुल कैटेगराइज है। उन्होंने चैप्टर का नाम तक दे रखा है कि हम यहाँ से प्रश्न पूछने वाले हैं और उन्हीं टॉपिक्स को हम डेली पूरे जीके का जो हमारा जनरल अवेयरनेस है उसको भी कवर करेंगे और साथ साथ जीएस के जितने भी हमारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हैं हम उन सभी चीजों को कवर करेंगे। लगभग 15-16 दिन बचे हुए हैं हमारे, तो हम डेली एक या दो वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे और यह वादा करते हैं अगर उस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो वह हमारी क्लास से फंसने वाला है। तो एक ही वीडियो में हम एक प्रश्न को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और हमारी जो क्लास होगी वह पूरी तरीके से हैंड रिटन होगी और साथ साथ फैक्चुअल होगी। फैक्चुअल हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि फैक्चुअल बेस्ड है। हमारा जो एग्जाम है वह बिल्कुल फैक्चुअल आता है। हमारे एग्जाम में कॉन्सेप्ट का कोई बेस नहीं होता, क्योंकि अगर हम पीछे देखेंगे तो डायरेक्ट फैक्ट ही फैक्ट पूछा गया और हमारे पास अब टाइम नहीं है कि हम पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना था तो हमसे पहले जुड़ना था। तो आज की जो हमारी ये क्लास होगी यह हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास में हम आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं श्वेत क्रांति को लेकर। कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति। अभी आप पूछेंगे कि सर श्वेत क्रांति तो हमारे सिलेबस का तो हिस्सा ही नहीं है, आपने सिलेबस को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा ही नहीं। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड का मतलब ही है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति यानी दुग्ध क्रांति और उसी का एक और नाम होता है ऑपरेशन फ्लड। देखिए, मुझे लगता है कि यहां से श्वेत क्रांति से यानी दुग्ध विकास से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो लगभग हर शिफ्ट में बनने वाला है। इसका रीजन ये है कि यह श्वेत क्रांति जो है यह बहुत पहले चली हुई थी, 1970 के दशक में स्टार्ट हुई थी, लेकिन हाल में ही हमारे केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री जो अमित शाह जी हैं उन्होंने श्वेत क्रांति 2.0 की घोषणा कर दी है। कब की थी? सितंबर 2024 में की थी और 2024 में आपका एग्जाम हुआ नहीं है, तो वहां तक करंट्स के माध्यम में भी और हमारे जीके जीएस पोर्शन में भी इस क्वेश्चन की जो महत्ता है वह बढ़ जाती है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो आज हम बढ़ते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारी जो कोशिश होगी यह रहेगी कि हमारी जो टाइमिंग है क्लास की वो बहुत ज्यादा ना बढ़े। हम एक छोटी छोटी क्लास के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हों ताकि आपको भी बोरिंग ना लगे, चीजें क्लियर हों, कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें मिले और ऐसी चीजें मिले जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो। ठीक है, चलिए टाइम ज्यादा लॉस ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास पे। हमारी जो क्लास है उसमें हम क्या देखेंगे? व्हाइट रेवोल्यूशन देखेंगे। क्या देखेंगे? व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति कहते हैं। श्वेत क्रांति कहते हैं। श्वेत क्रांति का ही एक और नाम है दुग्ध क्रांति भी हम लोग इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? दुग्ध क्रांति भी कहते हैं। और दुग्ध क्रांति के साथ साथ हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या होता है? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होती है बच्चों को यहीं पर होती है ऑपरेशन फ्लड में। ऑपरेशन फ्लड जो है यह कहीं ना कहीं हमको यह इंगित करता है कि यह बाढ़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाढ़ से आपको एकदम क्लियर तो दिख रहा है ना कि यह किससे संबंधित है? यह ऑपरेशन फ्लड बाढ़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाढ़ से। लेकिन ऐसा नहीं है,
ऑपरेशन फ्लड जो है यह किससे संबंधित है? यह दुग्ध से संबंधित है, दुग्ध क्रांति से संबंधित है। ऐसा क्यों कहा गया? देखिए, हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि दूध की नदियां बह गई, दूध की नदियां बह गई, जो हमारे यहाँ दूध ज्यादा उत्पादित होता है ना। तो जब 1970 के दशक में श्वेत क्रांति की शुरुआत होती है और जब श्वेत क्रांति बहुत ही अच्छे तरीके से सफल होती है, बहुत ही शानदार तरीके से सफल होती है, तब उसका एक और नाम निकल कर आता है ऑपरेशन फ्लड, क्योंकि हमारे यहाँ दूध की क्या हो गई? नदियां बहने लगी, दूध की नदियां बहने लगी, इसीलिए ऑपरेशन फ्लड इसका नाम है। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं इस टॉपिक से हट के एक प्रश्न पूछता हूं। एक प्रश्न आपके एग्जाम में या किसी एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 3S क्रांति किससे संबंधित है? 3S, ये S है, 3S क्रांति किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, अगर आप जानते होंगे 3S क्रांति, बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोगों के लिए नई चीजें हैं कि 3S क्रांति क्या है। तो 3S क्रांति जो है यह हरित क्रांति का ही एक नाम है, जो आपके सिलेबस में दिया गया हुआ है। आज बहुत क्रांतियां तो बहुत सारी, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 2 क्रांतियों का उल्लेख है, एक श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति, दूसरी हरित क्रांति। इसी हरित क्रांति का एक और नाम है 3S क्रांति। तो आपके एग्जाम में पूछा गया था कि 3S क्रांति किससे संबंधित है। ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है या श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। अभी मैंने आपसे बताया कि श्वेत क्रांति जो है, अभी श्वेत क्रांति 2.0 की भी क्या कर दी गई? घोषणा कर दी गई 2.0 की। तो यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, तो आप एक बार नोट कर लीजिए। हाल ही में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत करने की घोषणा की। क्या कर दी? घोषणा की। शुरुआत करने की घोषणा की। उद्देश्य जो है वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण बढ़ाना, प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को बढ़ाना, ताकि हम और एक्सपोर्ट कर सके, है ना। कृषि पर दबाव कम हो, अन्य फसलों पर दबाव कम हो, साथ ही साथ किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य भी इसमें निर्धारित किया गया है। तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्या है कि हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की गई। अगर टाइम की बात करें तो यह सितंबर, कितने सितंबर? 19 सितंबर को शुरू किया गया, 19 सितंबर 2024 को, पिछले साल। ठीक है। और करंट भी आप सब जानते हैं कि 1 साल का हमको पढ़ना चाहिए, तो सितंबर का मामला है, तो आप सब समझ सकते हैं। ठीक है। और पिछली बार एग्जाम भी नहीं हुआ तो इस बार यहां से प्रश्न बनने की संभावना बढ़ जाती है श्वेत क्रांति से। चलिए, यहां तक चीजें क्लियर हो गई, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। आगे बढ़ें। अब जो प्रश्न बनता है वह प्रश्न बनता है, आखिर श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वह कौन है, इनके बारे में समझते हैं। श्वेत क्रांति के जनक, ऐसे ही डायरेक्ट लिखते हैं, श्वेत क्रांति के जो जनक हैं, जनक कौन है? जनक हैं वर्गीज कुरियन साहब, वर्गीज कुरियन साहब। इन्हें श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। कौन है ये? यह है वर्गीज कुरियन। इनका जन्म जो होता है वह 26 नवंबर 1921 को
केरल में होता है। केरल में कहां पर? कोझिकोड में होता है। केरल के कोझिकोड में होता है और यह अपनी पढ़ाई करते हैं और शुरू से ही इन्हें दुग्ध के उत्पादन में, दुग्ध के विकास में खासा रुचि होती है। और यह कहां पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में यह प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। उसके बाद यह और पढ़ाई करने के लिए भारत से दूर अमेरिका चले जाते हैं। वहां पर इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च किए और जब यह वापस आते हैं 1948 में, तब तक स्थिति जो है वह काफी बदल चुकी होती है। गुजरात की कैरात डिस्ट्रिक्ट में अंग्रेजों के खिलाफ जो है किसानों ने मोर्चा खोल दिया था दूध के खिलाफ। तो उसी समय हमारे यहाँ एक कंपनी की स्थापना होती है जिसका नाम होता है अमूल। उसका क्या नाम होता है? अमूल। अमूल का नाम आप सभी ने सुना होगा। अगर अमूल का दूध आपने नहीं खाया है, पिया है, तो अमूल का बटर आपने जरूर सुना होगा, है ना। तो अमूल कंपनी की स्थापना होती है 1946 में। कब होती है? अमूल कंपनी की स्थापना 1946 में होती है। अमूल कंपनी की स्थापना करता कौन है? इसकी स्थापना कौन करते हैं? त्रिभुवन पटेल, त्रिभुवन दास पटेल। और इसकी अमूल की स्थापना करने में जो सहयोग होता है वह किसका होता है? अमूल की स्थापना में सहयोग होता है मोरारजी देसाई का और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अमूल का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, बिल्कुल सीधा सीधा। अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है अमूल का फुल फॉर्म क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और इसकी स्थापना होती कहां है? यह होती है गुजरात में। कहां पर होती है? गुजरात में। कहां पर? अमूल की स्थापना कहां पर होती है? गुजरात में। और गुजरात में कहां पर होती है? आनंद नाम के नगर में। इसीलिए इसका नाम होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद अगर आप इनके भाषा में लिखेंगे तो ऐसे कुछ आपको लिखा मिलेगा, आनंद। ठीक है, ऐसा कुछ आपको लिखा मिलेगा। तो यह बात हुई अमूल से संबंधित। अमूल की स्थापना त्रिभुवन दास पटेल ने कब कर दी थी? 1946 में कर दी थी। और जो वर्गीस कुरियन हैं, जिन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, यह भारत कब लौट कर आते हैं? 1948 में लौट के आते हैं। भारत कब लौट कर आएंगे? 1948 में लौट कर आएंगे। उसके बाद क्या होगा? जब यह 1948 में आएंगे तो यहाँ की स्थिति उनको बिल्कुल समझ में आएगी और यह अपनी जॉब छोड़ देंगे। और जॉब छोड़ने के बाद यह त्रिभुवन दास पटेल के साथ मिलकर भारत में एक नई तरीके की क्रांति की खोज के लिए निकल पड़ेंगे। जो अमूल कंपनी है, इसमें जब वर्गीस कुरियन साहब जुड़ते हैं तो यह बहुत ही तेजी से ग्रोथ करती है। इस कंपनी ने सबसे पहला काम क्या किया था? उस कंपनी की, अमूल कंपनी की संरचनात्मक जो इकाई है उसको बेहतर किया। किसने? वर्गीस कुरियन साहब ने। उन्होंने 3 टायर पद्धति दी। 3 टायर पद्धति क्या होती है? पहले हम बिल्कुल जो प्राइमरी लेवल है वहां से हम दूध को इकट्ठा करेंगे, फिर उसको हम लोग दूध को प्राइमरी लोगों से जब हम लोग इकट्ठा कर लेंगे, उसको हम कहां लेकर जाएंगे? उसको हम लेकर जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ले जाएंगे, जहां पर हम दूधों को कुछ तापमान पर रखेंगे। उसमें जो भी है कि वो खराब ना हो, अपना केमिकल जो मिलाना है उसमें उसके तरह मतलब उसको शुद्ध करेंगे, रखेंगे। और इसमें से आप जानते हैं यहाँ पर दूध में मक्खन वगैरह निकालना सब यही स्थान पर होगा, जो सेकेंड लेयर होगी। उसके बाद यह लोगों तक पहुंचाया जाएगा। यह जो 3 टायर पद्धति है, यह अमूल कंपनी की एक बहुत ही शानदार पद्धति साबित हुई। और यही चीज इन्होंने एक संरचनात्मक जो इकाई बनाते हैं वह कहाँ काम आएगा? जब श्वेत क्रांति की शुरुआत होगी। श्वेत क्रांति में भी यही चीज करते हैं। प्राइमरी किसानों से वो क्या करेंगे? दुग्ध उत्पादित करेंगे, दुग्ध लेंगे। फिर दुग्ध उत्पादन के बाद वो क्या करेंगे? वह एक ब्लॉक स्तर पर आप कह सकते हैं, जैसे हम लोग डेयरी आज के समय देखते हैं कि खुला होता है ना हर मार्केट में डेयरी, और
किसान जाकर अपना दूध वहां पर जमा कराते हैं। तो वह शुरुआत ही वर्गीज कुरियन साहब की थी। फिर उस दूध को हम और आगे स्तर पर ले जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाएंगे, जहां पर दूध नहीं मिलता है किसानों को। किसान तो गांव में है, वह अपना दूध उत्पादित करता है और अपना दूध खाता है। लेकिन जब हम वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाएंगे, जो शहर का क्षेत्र है, वहां पर दूध क्या होगा, वो खरीद के खाते हैं। तो वहां पर यहाँ से सप्लाई यहाँ गई और यहाँ से सप्लाई इन्होंने क्या कर दी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर दी। और जब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगी, तब यह डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद यह स्टेट लेवल में भी जाएगी, यानी सिटीज में भी यह जाना शुरू करेगी। तो इस तरीके से इन्होंने एक बेहतरीन संरचना जो दी थी, वह बहुत ही ज्यादा कारगर हुई। सबसे खास उपलब्धि जो है वह यही है। ठीक है, इनकी जो संरचनात्मक इकाई है, 3 टायर पद्धति इन्होंने दिया था। उसके बाद जब अमूल में वर्गीज कुरियन साहब जुड़ेंगे और उन्होंने 3 टायर पद्धति दी, उसके बाद इन्होंने विदेशी कंपनियों को एक बहुत बड़ा झटका तब दिया जब अमूल कंपनी ने भैंस की दूध का पाउडर बनाया। क्या बनाया, भैंस की दूध का पाउडर, मिल्क पाउडर। किसकी दूध का, भैंस की दूध का। इसके पहले नेस्ले कंपनी हुआ करती थी, जो भी आप लोग कॉफी वगैरह पीते हैं नेस्ले कंपनी की, उसमें उसने अभी तक इस समय तक वह सिर्फ गाय के दूध का पाउडर बनाती थी। तो सबसे पहले अमूल कंपनी ने भैंस की दूध का पाउडर बनाना शुरू किया। इससे बहुत ज्यादा क्रांति सी आ गई पूरे के पूरे भारत में। और उस समय जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वह वर्गीज कुरियन साहब से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। और इसी समय एक नए बोर्ड की स्थापना हो जाती है। इसी समय एक नए बोर्ड की स्थापना होगी जिसका नाम है एनडीडीबी। क्या नाम है उसका, एनडीडीबी, एनडीडीबी। इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और इसकी स्थापना कब होती है, 1965 में होती है। कब होगी इसकी स्थापना, इसकी स्थापना 1965 में होगी। और इसका जो अध्यक्ष है यानी चेयरपर्सन है, उसे किसे बनाया जाएगा, चेयरपर्सन, चेयरपर्सन बनाया जाएगा वर्गीज कुरियन साहब को, वर्गीज कुरियन साहब को। और यह इस पद पर लगभग 33 साल रहते हैं। 1965 से 1998 तक यह इस एनडीडीबी के क्या होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, यानी अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद जब एनडीडीबी ने काम करना प्रारंभ किया, तो उसे लगता है कि भारत में अब एक क्रांति की आवश्यकता, क्योंकि इसके पहले हरित क्रांति जो है एक अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर चुकी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ हरित क्रांति चल रही होती है। तो एनडीडीबी को लगता है, यानी वर्गीज कुरियन साहब जी को लगता है कि भारत में एक नई क्रांति की शुरुआत करनी चाहिए। और वह शुरू होती है 13 जनवरी 1970 को। यह घोषणा कौन करता है, एनडीडीबी घोषणा करता है 13 जनवरी 1970 को कि हम भारत में एक श्वेत क्रांति की शुरुआत करने चल रहे हैं, श्वेत क्रांति की शुरुआत। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 13 जनवरी 1970 को। उसका जनक कौन है, वर्गीज कुरियन साहब। इसकी घोषणा कौन करता है, एनडीडीबी करता है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसकी क्या करता है, घोषणा करता है। यहां से आपके एग्जाम में बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, आगे बढ़ें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 13 जनवरी 1970 को श्वेत क्रांति जो है वह भारत में लागू हो गई। इसको लागू करने में भी 3 चरणों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, कितने चरणों का इस्तेमाल हुआ, 3 चरणों का। ठीक है, श्वेत क्रांति जो है वह कितने चरण में लागू हुई, 3 चरणों में।
श्वेत क्रांति 3 चरणों में भारत में लागू होती है। पहला चरण जो है यह 1970 से लेकर 1980 तक चलता है। 1970 से लेकर 1980 तक में यहाँ क्या होगा, भारत के किसी डिस्ट्रिक्ट या किसी स्टेट्स को ना लेकर कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों को लिया जाएगा, जैसे पंजाब के कुछ क्षेत्रों को, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों को, या उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, मेरठ वगैरह साइड के कुछ क्षेत्रों को, ऐसे कुछ क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाएगा। कुछ क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। कुछ क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाएगा और वहां पर यह पद्धति लागू की जाएगी 1970 से 1980 के दशक में। यह लंबा समय जो चलता है, जो प्रथम चरण चलता है, इसमें कुछ क्षेत्रों को लागू किया जाएगा और लगभग 18 केंद्र खोले जाएंगे दुग्ध के। कितने? लगभग 18 केंद्र होंगे। फिर जब दूसरा चरण आएगा, दूसरा चरण 1981 से लेकर 1985 तक चलेगा। 1985 तक इसमें अब क्या होगा, कुछ राज्यों को सम्मिलित किया जाएगा। कुछ राज्यों को सम्मिलित किया जाएगा, है ना। कुछ राज्यों को सम्मिलित किया जाएगा जहां पर रिजल्ट बहुत ही ज्यादा बेहतर होते हैं। और अब यह जो 18 केंद्र थे, अब यह लगभग 136 केंद्र हो जाते हैं, यानी विकास बहुत तेजी से हो रहा है। फिर जब तीसरा चरण आएगा, तीसरा चरण 1986 से लेकर 1996 तक चलेगा और इसमें संपूर्ण देश में दुग्ध क्रांति को लागू कर दिया जाएगा। संपूर्ण देश में दुग्ध क्रांति को क्या कर दिया जाएगा? लागू कर दिया जाएगा। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि श्वेत क्रांति कितने चरणों में शुरू हुई, दूसरा चरण का कार्यकाल क्या है, पहले चरण का कार्यकाल क्या था, तीसरे चरण का कार्यकाल क्या है, या समय क्या था जब यह लागू किया गया। यहां तक चीजें एकदम क्लियर हैं आप सभी की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, तो आगे बढ़ें। अब जो व्हाइट रेवोल्यूशन होती है, इससे इंपैक्ट क्या पड़ता है भारत में? अब भारत में बहुत सारा इंपैक्ट होगा, जैसे भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। प्रथम स्थान प्राप्त करता है। इतनी ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भारत जो है वह प्रथम स्थान प्राप्त करता है। साथ ही साथ अब कृषि पर दबाव कम होगा। अभी तक क्या हो रहा था कि सिर्फ और सिर्फ आदमी गेहूं और चावल में की उपज ज्यादा करता था, इसी पर ज्यादा केंद्रित था, कृषि पर केंद्रित था। अब कृषि पर जो दबाव था वह कम होगा, है ना। अब क्या होगा? कृषि पर दबाव कम होगा, दबाव कम होगा। पोषण स्तर में वृद्धि होगी, पोषण स्तर में वृद्धि होगी, है ना। बहुत सारी चीजें यहां पर सुधरती है। महिलाओं की सशक्तिकरण बढ़ेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, किसानों की आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य है उसमें यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, अब 26 नवंबर को दुग्ध दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 26 नवंबर को दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं, क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1921 को वर्गीस कुरियन साहब का जन्म दिवस है, उनका जन्म हुआ था। तो उन्हीं की याद में 26 नवंबर को हम लोग दुग्ध दिवस मनाते हैं। और दुग्ध दिवस तो ठीक है, और 26 नवंबर को एक और दिवस मनाते हैं। यह आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि 26 नवंबर को दुग्ध दिवस के अतिरिक्त और कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप एक बार ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, अब अगर हम आज के वर्तमान स्थिति को देखते हैं कि आज के वर्तमान स्थिति में भारत कहां खड़ा है। वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें, वर्तमान
स्थिति, वर्तमान स्थिति में हम देखें कि भारत कहां पर खड़ा हुआ है। आज भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता क्या है? दूध की उपलब्धता, यह आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता क्या है। तो भारत में जो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है वह कितना है? 471 ग्राम प्रति व्यक्ति और प्रति दिन, यानी एक व्यक्ति को डेली 471 ग्राम दूध जो है वह प्राप्त होता है या उपलब्धता है हमारे भारत में, जो विश्व औसत से बहुत ज्यादा है। विश्व औसत कितना है? विश्व का औसत 321 ग्राम या 22 ग्राम है। प्रति दिन लगभग हम लोग इससे कितना ज्यादा हैं? लगभग अगर मैं बात करूं तो हम 150 ग्राम ज्यादा हैं, 150 ग्राम ज्यादा, 150 ग्राम हम ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा अगर प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन के हम राज्यों की बात करें तो उसमें आंध्र प्रदेश टॉप पर है, लगभग 700 ग्राम के आसपास यह दुग्ध उत्पादन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मिलता है, उपलब्धता है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें लगभग 450 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति क्या कहते हैं दूध की उपलब्धता हमारे यहाँ है। कितना? 450 ग्राम प्रतिदिन। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है। यूपी में अगर मैं बात करूं, यूपी में तो कितना है? 450 ग्राम, 450 ग्राम। एक सेकंड, कितना है? 450 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में है, जो विश्व औसत से बहुत अधिक है, जो विश्व औसत से बहुत अधिक है। अभी हमारे यहाँ श्वेत क्रांति 2.0 की फिर से घोषणा की गई ताकि हम इस स्थिति को और सुधार सकें। भारत में जो रीजन है दूध के उत्पादन में वह यह है कि हमारे यहाँ गाय और भैंस की जनसंख्या ज्यादा है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छा दूध उत्पादन में है। लेकिन यह अच्छी बात नहीं, क्योंकि हमारे पास उच्च नस्ल के जो पशु हैं वह पर्याप्त मात्रा में नहीं है, वह पर्याप्त मात्रा में नहीं। एक और पॉइंट आज की स्थिति में आप देख सकते हैं कि भारत के शीर्ष 5 राज्य, भारत के दुग्ध उत्पादन में शीर्ष 5 राज्य, शीर्ष 5 राज्य। सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? यूपी में, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद एमपी, उसके बाद गुजरात। कहां पर? गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र, कई बार महाराष्ट्र, कई बार आंध्र प्रदेश भी होता है। ठीक है, तो यूपी जो है इस टाइम हमारे यहाँ टॉप पर है, दुग्ध उत्पादन में शीर्ष पर है। तो यूपी का एग्जाम भी है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। देखिए, श्वेत क्रांति के नुकसान हैं, फायदे हैं, जो हमारे एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। हमारे एग्जाम में फैक्चुअल बेस्ड हमारे रहेंगे। तो लगभग जितने भी हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किए वो सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हमने क्या देखा, ऑपरेशन फ्लड नाम है, श्वेत क्रांति है। ठीक है, 19 सितंबर 2024 को जनक कौन है? वर्गीस कुरियन है। इन्हीं के जन्म दिवस पर 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? दुग्ध दिवस मनाते हैं, है ना। 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं, ये मैं बताया हूं अभी। तो
मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि आप क्लास के बाद कमेंट करके बताएंगे कि 26 नवंबर को एक और कौन सा दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आने वाला एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, अमूल है। अमूल का फुल फॉर्म क्या है हमने उसको देखा, थ्री टायर पद्धति को हमने समझा, हमने श्वेत क्रांति की संरचना को समझा। त्रिभुवन दास पटेल हैं अमूल के संस्थापक, उनकी सहायता कौन की, मोरारजी देसाई और सरदार पटेल, हमने ये भी डिस्कस किया। गुजरात में यह कंपनी है, गुजरात में कहां पर, आनंद में यह कंपनी है, इसीलिए इसका नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। सबसे पहले अमूल कंपनी ने भैंस की दूध का पाउडर बनाया, है ना, भैंस की दूध का पाउडर बनाया। इसके पहले जो नेस्ले कंपनी होती थी, जिसका हम लोग ज्यादातर क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं, यह दूध बनाती थी, लेकिन किसका दूध बनाती थी, यह सिर्फ और सिर्फ गाय का दूध बनाती थी। अमूल कंपनी की सफलता को देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बोर्ड की स्थापना कर दी, जिसका नाम है एनडीडीबी बोर्ड, यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और उसका चेयरपर्सन वर्गीस कुरियन साहब को नियुक्त किया। और वर्गीस कुरियन 1965 से लेकर 1998 तक लगभग 33 साल तक चेयरपर्सन के रूप में काम किया, और भारत में जो दुग्ध उत्पादन है उसमें बहुत अमूलचूल परिवर्तन किए। क्या किए, अमूलचूल परिवर्तन किए। 13 जनवरी 1970 को श्वेत क्रांति की शुरुआत होती है। इसकी ऑफिशियल जो घोषणा है वो कौन करता है, एनडीडीबी करता है। कौन करता है, एनडीडीबी करता है। फिर आगे हमने देखा श्वेत क्रांति को 3 चरणों में लागू किया गया। पहला चरण 1970 से 1980 कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया, इसमें 18 केंद्र थे। उसके बाद 1981 से 1985 कुछ राज्यों में शुरू किया गया, इसमें 136 केंद्र हो गए। उसके बाद 1986 से 1996 जो अंतिम चरण है, संपूर्ण देश में श्वेत क्रांति को लागू कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने फिर उसके बाद देखा कि दुग्ध उत्पादन में जो भारत था, उसे श्वेत क्रांति के बाद क्या क्या उसको प्रॉफिट होते हैं, उसमें भारत जो है वो दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। कृषि पर दबाव में कमी आती है, क्योंकि अब लोग दूध भी पीने लगे हैं, दूध भी यूज में आने लगा है। ठीक है, उसके बाद पोषण स्तर में भी वृद्धि होगी। ठीक, दूध को हम लोग संपूर्ण आहार भी कहते हैं। दूध को हम लोग क्या कहते हैं, संपूर्ण आहार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमको लगभग सारी चीजें मिलती हैं, विटामिन सी को छोड़कर, एक दो चीजों को और छोड़कर लगभग सारी चीजें इसमें मिलती हैं। विटामिन मिलता है, खनिज मिलता है ना, सारी चीजें मिलती हैं। पोषण स्तर में सुधार होता है ना, दूध पीने से पोषण स्तर में सुधार होता है। 26 नवंबर को दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाना लगा। फिर वर्तमान स्थिति में देखते हैं, भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता इस समय कितनी है, 471 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन है। यानी 471 ग्राम भारत में यह क्या है, मिलता है हर व्यक्ति को प्रतिदिन। लेकिन यह विश्व औसत से बहुत अधिक है। विश्व औसत में 321 या 322 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन यह उपलब्धता है। 321 या 322 ग्राम, जिससे हम लगभग 150 ग्राम ज्यादा है। लगभग कितना ज्यादा है, 150 ग्राम हम ज्यादा हैं। यूपी में जो प्रति व्यक्ति उपलब्धता है वह कितनी है, 450 ग्राम है। पूरे भारत में कौन सा राज्य टॉप पर है, आंध्र प्रदेश टॉप पर है। लगभग 700 ग्राम वहां पर दूध प्रति व्यक्ति प्रति लीटर उपलब्ध होता है। हमने इसके बारे में भी जानकारी ली। उसके बाद भारत के दुग्ध उत्पादन में शीर्ष 5 राज्य, उत्तर प्रदेश टॉप पर है, फिर राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, तो यह हमारा आज की क्लास थी। आप सब बताइए क्लास कैसी लगी, क्या आपके लिए यूजफुल थी। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखिएगा कि जब भी पीवाईक्यू से प्रश्न बने हुए हैं दुग्ध क्रांति से या श्वेत क्रांति से, क्या आपके सारे प्रश्न यहाँ से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्लास को शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ही शानदार तरीके से क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।